बढ़ते भारत की शान। नमस्कार। कोविड-19 में अनलॉक 1 अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है और आर्थिक, कृषि व अन्य क्षेत्रों में भी गति आ रही है। इस प्रगति काल में ये बेहद जरूरी है कि किसान और कृषि पर समुचित ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर कृषि और किसान स्वस्थ, प्रसन्न और आश्वस्त हैं तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था और जनमानस भी मस्त है। वर्तमान सरकार अपने वायदे या यूं कहें कि मूलभूत संरचना के आधार यानी किसान की आय दुगनी व निरंतर प्रवाहमान करने के लिए प्रतिबद्ध है और ये संकल्प हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रमुखता से और पुख्ता तौर पर रेखांकित हुई है। हाल ही के मंत्रिमंडल के बड़े फैसलों में से एक है मत्स्य संपदा योजना, जो आम के आम गुठलियों के भी दाम को चरितार्थ करती है। दरअसल मछली पालन में बहुत सी खामियां हैं, जैसे वित्त, ज्ञान कौशल, संरचनात्मक ढांचा, आपूर्ति श्रृंखला, विपणन यानी कि मार्केटिंग स्ट्रक्चर, नई नई वैज्ञानिक खोजों, शोधों और प्रौद्योगिकी का समावेश शेष रहना वगैरह। इन्हीं बातों को समझकर इस योजना के तहत उनका निदान किया गया है और ऐसी अनूठी योजना पर आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट और जानते हैं कि ये योजना हमारे किसान भाइयों के लिए कितनी व्यावहारिक और लाभकारी है। मछली पालन को और बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों और मछली विक्रेताओं के साथ अन्य हितधारकों को फायदा होगा। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की कुल अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए की होगी। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए की होगी। मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की जाएगी। योजना वित्त वर्ष 2020 और 21 से 2024 और 25 के दौरान लागू रहेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य मछली उत्पादन को 2024 और 25 तक 220 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का है। इस महत्वाकांक्षी योजना से निर्यात आय दोगुनी होकर 1 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी और अगले 5 वर्षों में मछली पालन के क्षेत्र में लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस योजना के तहत पहली बार मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा कवरेज को भी लाया जा रहा है। इस योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वाकल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियां, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस योजना से मछली पालन की औसत उत्पादकता 3 टन प्रति हेक्टेयर के मौजूदा राष्ट्रीय औसत से बढ़कर 5 टन प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। और अब वक्त है कृषि साहित्यिक गतिविधि खंड का। इसमें आज पेश है ICAR द्वारा प्रकाशित पुस्तक जड़ी बूटियों की खेती। तो चलिए आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी अदिति के पास और देखते हैं इस पुस्तक की समीक्षा। तो आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पुस्तक के बारे में जिसकी आज के अगर हम समय की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मांग है और ये है जड़ी बूटियों की खेती। जी हाँ, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सुनील कुमार जोशी जी, जिनसे हम जानेंगे इस पुस्तक के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में।
जानना चाहेंगे, जैसे ही इसका शीर्षक ही बयां करता है जड़ी बूटियों की खेती, इसके बारे में इसमें विस्तार से जानकारियां दी गई होंगी। आप फिर भी बताएं कि इसके लेखक के बारे में और साथ ही उद्देश्य क्या रहा इस पुस्तक को लिखने के पीछे। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। मैं दर्शकों के साथ में एक पुस्तक को रूबरू करा रहा हूं जिसका नाम है जड़ी बूटी की खेती। और ये पुस्तक जो है हमारे डॉक्टर वीरेंद्र चंद और हमारे डॉक्टर मुकुल चंद पांडे, जो वनस्पति विज्ञान के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी। आप जानती हैं कि किसान जो है पारंपरिक और एक प्रचलित फसलों की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल से ही हमारे देश में बहुत सी ऐसी औषधीय युक्त फसलें थी जिनका हमारा किसान जो है, काश्तकार जो है, वो समय समय पर इनकी खेती करता आ रहा था। हमको जानकारी थी प्राचीन काल से ही। तो इस विषय को देखते हुए आज वर्तमान में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिससे हमारी जो शरीर की जो प्रतिरक्षा, वो इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। उसको देखते हुए हमने जो है इस पुस्तक पे आज चर्चा करने का आज हमने जो है एक समय निकाला और आपसे बात कर रहे हैं। जी जोशी जी, साथ ही अगर हम बात करें अभी के समय की, जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है और इससे अगर बचाव करना है तो जरूरी हो जाता है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी अच्छा बनाए रख सकें और जड़ी बूटियों का अहम इसमें भूमिका बताई जा रही है। तो ऐसे में ये पुस्तक हमारे किसानों के लिए, लोगों के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है, मददगार साबित हो सकती है? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में तो औषधीय पौधों का और खेती करना बहुत ही लाभप्रद है और खासतौर किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। और वनस्पतियां हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से ही उपस्थित रही हैं। चाहे हम अपने आंगन में तुलसी की बात करें, बाहर नीम के पेड़ की बात करें, बरगद करें, पीपल करें, ये हमारे देश में प्राचीन काल से ही हमें जो है इसका ज्ञान है। और लेकिन अब जरूरत है कि इन औषधीय वनस्पतियों को हमें वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार उगाएं ताकि किसान जो है वो अधिक से अधिक लाभ उठा सके और इसका संग्रह करके जो है अधिक एक तरह से विश्व के अंदर में अपना नाम कमा सके। जी, तो जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि प्राचीन काल से ही हम लोग जड़ी बूटियों को अपनाए हुए हैं, चाहे हम अपने घरों के आंगन की ही बात कर लें, चाहे हमारे किसान खेतों में भी इसकी खेती कर लें, लेकिन कुछ कमी हमने खेतों में जरूर देखी है इसकी खेती को अगर हम बात करते हैं। तो ऐसे में ये पुस्तक कितनी मददगार साबित होगी इसको बढ़ावा देने के लिए? देखिए, अब जो है विश्व के अंदर औषधीय पौधों की जो है बहुत तेजी से मांग हो रही है और हमने ऐसी जो है हमने नई किस्में विकसित की हैं जो हमारे खेत के लिए, खलिहानों के लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत लाभप्रद है। जैसे क्योंकि पहले तो था कि हमारे किसान जो है अपनी जानकारी अपने तक करते थे और वह वो वाली जो है किस्म अपनाते थे जिसमें अधिक जो है लाभ नहीं हो पाता था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इन जड़ी बूटियों को देखते हुए ऐसी खोज निकाली जिससे जो है अब हम करोड़ों रुपए का हम एक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। हमारे किसान इनको बाहर विदेशों में भेज के, और देश में तो हम अपने कमा ही रहे हैं, साथ साथ में विदेशों में भी अपना नाम कमा रहे हैं। तो ये देखते हुए अब जो है आज की समय की मांग ये है कि हम इस औषधियों को, इन वनस्पतियों को एक वैज्ञानिक तरीके से हम उगाएं और वैज्ञानिक पद्धति से इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए अब सर इस पुस्तक का ही हम रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे इसका शीर्षक है जड़ी बूटियों की खेती, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें विभिन्न जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी होगी, इसकी किस्मों के बारे में जानकारी होगी। तो आप ही विस्तार से बता दें कि क्या क्या इसमें सम्मिलित किया गया है। विशेष इस पुस्तक में 3 प्रकार के हम पौधों की बात कर रहे हैं। एक तो औषधीय पौधे हैं और कुछ पौधे जो है विटामिन युक्त पौधे हैं और तीसरा जो है अन्य उपयोगी पौधे हैं। तो औषधीय पौधे के में हमारा पपीता, मुलट्ठी, धतूरा, अश्वगंधा, पुदीना, जायफल आदि का हमने विस्तार से इस पुस्तक में बताया गया है। जहां तक विटामिन युक्त पौधे हैं, इसमें कुनैन है, लेमन ग्रास है, खुरासानी है, आंवला है। इन जो प्रजातियां हैं जिसमें हमारे पास में बहुत औषधीय हैं, उन प्रजातियों का हमने विशेष रूप से इसमें विस्तार से हमने इस पे हमारे लेखकों ने इस पे रिसर्च करके वो आर्टिकल लिखे हैं। और अन्य उपयोगी पुस्तकें पौधे जो हैं जिसमें नीम, तुलसी, सफेद मूसली, शतावरी, सर्पगंधा, ब्रह्मी, ऐसी जो औषधीय और मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी हमने इसमें विस्तृत जानकारी दी है।
जी, तो तरह तरह के जो औषधीय पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। कैसे हमारे किसान इसे अपना सकते हैं और कैसे इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी उपलब्धता की, इसके मूल्य की। तो इसकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है और कितना मूल्य इसका रेखांकित किया गया है? ये पुस्तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रकाशन विभाग में, जिसे कृषि ज्ञान और प्रबंध निदेशालय के हमारे सेल्स काउंटर बिक्री केंद्र पर उपलब्ध है। ताकि किसान भाई के हमारे पते लेटर लिख के या ईमेल से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने किसान भाइयों के लिए पता बताता हूँ। हमारा पता है व्यवसाय प्रबंधक कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, कृषि अनुसंधान भवन 1 पूसा, नई दिल्ली 110012 और हमारा ईमेल है bmicar@icar.org.in। अगर किसान भाई हमें इस पते पर या ईमेल से हमसे पत्र व्यवहार करेंगे तो हम अपने बच्चों को उनको जो है जानकारी और पत्रों द्वारा या ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा। और इस पुस्तक का जो मूल्य है वो केवल 275 रुपया प्रति कॉपी है। जी, तो आसानी से हमारे जो किसान हैं इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। पता बता दिया गया है, ईमेल आईडी बता दी गई है, आप इसके ज़रिए संपर्क कर सकते हैं और मूल्य भी मात्र 200 रुपये रखा गया है। आप इसको दे करके बिल्कुल इस पुस्तक को खरीद सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। जड़ी बूटियों की खेती आजकल बहुत अच्छी मांग चल रही है और इससे आप ज़रूर लाभ ले सकते हैं अगर आप इस पुस्तक का चयन करते हैं। तो जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी किसान भाइयों बहनों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ब्रेक का समय हो गया है और बातों बातों में पता भी नहीं चलता। खैर, आप कीजिए थोड़ा सा बस इंतजार, बस हम यूं गए और यूं आए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं कृषि परिक्रमा। कृषि, किसान और शिक्षा रोजगार, ये एक ऐसा समीकरण है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जा सकता है और इसे गति प्रदान कर सकता है। तो आइए देखते हैं इस खंड में आज ऐसा क्या है। अरुणा जी, आज हम बीएससी फिशरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहला मेरा जो सवाल आपसे है वो यही रहेगा कि जो ये क्षेत्र है वो किस तरह का रोजगार का जो है अवसर युवाओं को देता है ताकि वो इसे देखते हुए इस कोर्स को अपनाएं। इसलिए सबसे पहले यही जानना चाहूंगी मैं, जो फिशरीज का उद्योग है वो कितना बड़ा है और किस तरह के रोजगार की संभावनाएं इसमें व्यापक तौर पर है? जी बिल्कुल, इस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को अगर करियर करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं और आपको ये कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ रोजगार मिल सकता है और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं जी। अब हम सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम फिशरी उद्योग के बारे में चर्चा करें तो हम आज इस फिशरीज एक्वाकल्चर जो बिजनेस है, जो उद्योग है जिसे हम कहते हैं, हम विश्व में तीसरे स्थान पे हैं।
जी। हम पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे हैं और 75 देशों को हम लोग अपने प्रोडक्ट फिशरीज और एक्वाकल्चर की प्रोडक्ट का हम लोग निर्यात करते हैं, जिससे हम लोगों को 45,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा विकल्प है करियर के लिए, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर के लिए, और किस तरह इसको अगर जैसे अब आजकल नई टेक्निक्स में और भी मॉडिफाई की जा रही है, न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की जा रही है, इस उद्योग को और व्यापक रूप से और विस्तार बड़े स्तर पे किया जा रहा है, और इसमें और रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, करियर के अच्छे अवसर के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी जैसे कि 1.5 करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, रोजगार पाते हैं इस उद्योग में, इस करियर में जुड़कर। मुझे लगता है कि इसी तरह मॉडिफिकेशन और इसको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को हम लेते जाएंगे, तो इसमें मुझे लगता है करियर के लिए, रोजगार के लिए और बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। तो इसलिए इस बैचलर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को हम लोग अगर करियर के रूप में चुनते हैं तो ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे युवा जो इस विकल्प को चुनना चाहते हैं, अरुणा जी ये बताएं कि इस कोर्स की जो उपलब्धता है वो कहाँ पर है और किस तरह से वो आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमें बताइए। देखिए, इसका आईसीआर इसका एक नेशनल लेवल का टेस्ट करवाता है, जिसके बारे में nta.ac.in वेबसाइट पे पूरा अपडेट इस पे दिया जाता है, और कब एंट्रेंस होते हैं आमतौर पे फरवरी मार्च में इसके बारे में जानकारी आ जाती है, और फिर उसके बाद इसके टेस्ट होते हैं, इंटरनेशनल इसका नेशनल लेवल पे इसका टेस्ट होता है, और स्टेट यूनिवर्सिटी आईसीआर के साथ के निर्देशन में दिशा निर्देश में आईसीआर स्टेट यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करती है, और जिसमें से जो स्टेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का उनकी 85 सीट्स होती है, इसमें 15% सीट जो यूजीसी जिसके टेस्ट करता है, और 15% ऐसे बनी जाती है। जो ये कोर्स है इसके लिए जो आवेदन है, फॉर्म्स, वो कब मिलने लग जाते हैं, और इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि लिखित परीक्षा भी देनी पड़ती है, तो क्या उसका फॉर्मेट जो है वो किस तरह का होता है? आमतौर पे इसमें फरवरी से मार्च के बीच इसका, जैसा मैंने बताया, nta.ac.in वेबसाइट पे अपडेट आना शुरू हो जाता है, और उसमें आप एप्लीकेशन अपना अप्लाई करना का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप उसमें उस पर निगरानी रखी है अपना वेबसाइट पे, और उसमें पूरा आपको अपडेट मिलेगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम मई जून में आमतौर पे होते हैं, और जहां तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, इसमें जो छात्र बैचलर ऑफ फिशरी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना अनिवार्य है, और 12th जीव विज्ञान, भौतिकी और इसके साथ साइंस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जीव विज्ञान साइंस स्टूडेंट के लिए मस्ट है, क्योंकि इससे आगे जाके जीव विज्ञान का एक अहम रोल होता है फिशरी साइंस। बिल्कुल। अरुणा जी, अब इस कोर्स के बारे में हमें बताइए कि इस कोर्स को करने के लिए कितनी फीस लगती है, ये कोर्स कितने सालों का है, और किस तरह की जो जानकारियां हैं उस कोर्स के जरिए मिलती है युवाओं को, छात्रों को? देखिए, ये 4 साल का कोर्स है, ठीक, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस 4 साल का कोर्स है। इसमें 6 महीने की आपको इंटर्नशिप दी जाती है, जिसे कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है जी। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसा 12th है, और साइंस बैकग्राउंड होनी चाहिए। और इसको 4 साल करने के बाद आप किसी भी अच्छे संस्थान में, सरकारी नौकरी में, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में, और अपना उद्योग भी लगा सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छी करियर की अपॉर्चुनिटीज के रूप में इसे देखा जा सकता है। जी जी। और अगर इस कोर्स को करने के बाद कोई अपना उद्यम शुरू करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? और बीएससी स्तर के बाद ही क्या जो रोजगार है वो मिलने लग जाता है युवाओं को, या फिर और भी उच्च शिक्षा हासिल करनी चाहिए? आप क्या सुझाव देंगे?
हाँ, आमतौर पे इसमें जैसे बैचलर ऑफ फिशरी साइंस करने के बाद जॉब के अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है और सरकारी एग्रीकल्चर उसमें भी, फिशरीज बोर्ड में भी है, सब स्टेट में। आपको अच्छे से जानकारी होगी कि हमारे देश में बहुत सारी स्टेट है जहाँ फिशरीज एक बहुत बड़ा मुख्य व्यवसाय है, जी मुख्य करियर है। जैसे कि हमारी कम से कम आंध्रा है, केरला है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, तो बहुत सारी स्टेट है, तमिलनाडु है, तो फिशरीज एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में और करियर के रूप में देखा जाता है। यहाँ अलग अलग हर स्टेट के अपने अपने इंस्टीट्यूट है, अपने अपने कॉलेज है, अपने अपने रिसर्च सेंटर, उसके अलावा बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसके अलावा एनजीओज है, उसके बाद रिसर्च सेंटर। उससे बड़ा, सबसे बड़ा जो एक और इसका अच्छा पक्ष है फिशरी साइंस करना, इसमें आप अपना उद्योग लगा सकते हैं, अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। आज ये आप इन स्टेट में बहुत, यानी कि इस कोर्स को कर सकते हैं और जो चुनाव है वो सीधे सीधे युवाओं के हाथ में होगा। वो चाहे तो नौकरी भी कर सकते हैं और चाहे तो खुद अपना उद्यम शुरू करके दूसरों को भी नौकरी पर रख सकते हैं। और इसके साथ ही नौकरी की जहां तक रोजगार की बात है तो वो केवल देश में ही बहुत सारे जगहों पर जो है उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इसके साथ ही कई मल्टीनेशनल जो कंपनीज है जैसे कि आप बता रही है वहां पर भी उनको मिल सकती है। यानी कि बहुत ही ये जो क्षेत्र है वो संभावनाओं से भरा हुआ है और युवा इस क्षेत्र को अपना सकते हैं। आपने हमें बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छी जानकारियां दी है। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बातें कुछ राग रंग, नृत्य, प्रकृति और लोक संगीत की। मानव और उसकी मेधा को स्वस्थ रखने की जरूरत आजकल खास तौर पर महसूस की जा रही है और इसी को सही रखने के लिए आपके लिए पेश है ये खास प्रस्तुति। और अब हमारी घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं समय समाप्ति का और मैं मोनालिसा अपनी पूरी कृषि परिक्रमा प्रोग्राम टीम के साथ विदा लेती हूं। अब मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।